नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब एक और देश तख्ता पलट की कगार पर आकर खड़ा हो गया है और ये देश है दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे छोटा देश पूर्वी तिमोर, जिसमें जेनजी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का घेराव कर लिया है, सड़कों पर उतर आए हैं, आगजनी हो रही है, बवाल हो रहा है और यहाँ के सांसदों ने इन जेनजियों के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे की आपको वजह बता देते हैं। नेपाल में वजह थी कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया, लेकिन पूर्वी तिमोर में वजह है यहाँ सांसदों के जरिए एक प्रस्ताव पास होना, जिसके तहत पूर्व सांसदों, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व मंत्री को एक आजीवन के लिए पेंशन दी जाएगी, भारी भरकम रकम उन्हें दी जाएगी। लेकिन ये जेनजी जो ग्रुप है वो इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि पहले से उनका देश गरीबी स्तर पर खड़ा है, 20% से ज्यादा लोग यहाँ बेरोजगार हैं और जो रकम है, जो सरकार के पास बजट है, उसका इस्तेमाल पूर्व नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को पेंशन देने में खर्च कर दिया जाएगा, तो देश आगे कैसे सरवाइव करेगा। अब इस देश का भारत से बहुत गहरा संबंध भी है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ मेरे सहयोगी अभिषेक, जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट की खबर आई, अब अगला पूर्वी तिमोर निशाने पर आ गया है। पूरा मामला विस्तार से समझाइए, क्या यहाँ पर भी तख्ता पलट के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, तख्ता पलट के आसार तो जरूर थे, क्योंकि जिस तरीके से एशिया के ही देश टारगेट पर क्यों है, सबसे पहले तो ये देखने वाली बात होगी। और एशिया में भी दक्षिण एशिया के ही देश को टारगेट पर है और ये जो देश है ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। मतलब भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो श्रीलंका में तख्ता पलट हो चुका है, बगल में आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे तो बांग्लादेश में हो चुका है, ऊपर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को हटाकर दफा कर दिया गया, शहबाज को बिठा दिया गया, ऊपर नेपाल को बिठा दिया गया। और उसके बाद राहुल गांधी अपने ट्वीट में जिक्र करते हैं जेनजी का कि तुम लोकतंत्र बचाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। तो राहुल गांधी ने, देश के विपक्ष ने कोशिशें तो इससे पहले बहुत तरीके की गई हैं जिससे कि मोदी को सत्ता से हटाया जा सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ एक संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें लिखा था पूर्व राष्ट्रपति जितने भी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी हैं, पूर्व मंत्री जितने भी हैं और पूर्व सांसद जितने भी हैं, उन्हें उनका जो आखिरी वेतन था, मतलब जब वो मान लिया एक सांसद है, वो चुनाव लड़ा और अगले चुनाव में वो हार गया, तो उसका वेतन मान लिया 1 लाख रुपए था, तो अब उसे आजीवन 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाए। हालांकि ये चला आ रहा था, अब कानूनी तौर पर इसका कानून बना था इस देश में, जिसका विरोध छात्रों ने किया कि आप पहले ही बेरोजगार हैं। ये जो पूर्वी तिमोर आप कह रही हैं, इसका नाम पूर्वी, माफ कीजिएगा, तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है। और अभी 20-22 साल पहले ये देश आज़ाद भी हुआ और जो आज़ादी में इनके स्वतंत्रता सेनानी थे, नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, वो मौजूदा वक्त में यहाँ के राष्ट्रपति भी हैं। वो प्रस्ताव पेश किया गया और वो प्रस्ताव पास होना था। यहाँ की संसद में 65 सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा गया, छात्र जिस तरीके से सड़कों पर उतरे, अच्छा ये कोई पहली बार नहीं है जब इस कानून के विरोध में ये छात्र सड़कों पर उतरे थे। लगभग साल भर पहले भी ये छात्र सड़कों पर उतरे थे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। लेकिन आसपास तो होते हुए देखते ही हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान का उदाहरण देखा या मालदीव का उदाहरण देखा, भारत के लद्दाख में जो कुछ हुआ और अभी भारत के उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा है, तो इन्हें लगा कि नहीं, अगर इस प्रदर्शन को हिंसात्मक किया जाएगा तो शायद सरकार घुटनों पर आ सकती है। देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा देश शबनम नहीं है, बहुत छोटा सा देश है। मानव सूचकांक के अगर आंकड़े पर देखें तो 158वां नंबर आता है। 13 लाख की मात्र आबादी है और 13 लाख की आबादी में से भी 20% जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ठीक है। और मेनली जो इनकी आय का जो संसाधन है वो गैस बेचकर और तेल बेचकर ये लोग ज्यादातर पैसा कमाते हैं। इस देश की लगभग 50% आबादी आज भी मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और उसके पास पक्का घर नहीं है, रहने के लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं, बिजली, कपड़ा, मकान, बिजली, रोटी, मकान, वो भी उसके पास सुविधाएं नहीं है। ऐसे में इस सरकार ने अपने सांसदों को नई गाड़ियां देने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया था इसी के साथ ही, जिसमें $61,300 की गाड़ी थी। लगभग सभी को देने के लिए 42 लाख ऐसा आंकड़ा बताया गया कि $42 लाख खर्च करने वाली थी सरकार। इससे छात्र और ज्यादा भड़क गए। अब जब वो भड़के सड़कों पर आए और उन्होंने सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया, संसद तक वो पहुंचते उससे पहले इन सांसदों को समझ ये आ गया कि अगर
आपने इस प्रस्ताव को आगे कानून बढ़ाया। बना दिया, तो फिर ये छात्र आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरीके से शेख हसीना को भागना पड़ा, आपका केपी ओली को भागना पड़ा, इमरान खान को जेल डाल दिया गया, राजपक्षे परिवार को श्रीलंका से भागना पड़ा। ठीक वैसे ही यहाँ जो सत्ताधारी परिवार है, सत्ताधारी पार्टी है, नेता हैं, उन्हें भी भागना पड़ेगा। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया और छात्रों के पक्ष में उन्होंने मतदान किया। उन्होंने उस जो प्रस्ताव संसद में पारित किया गया, 65 में से 62 सांसदों ने उसके विरोध में मतदान किया, जिससे कि वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। उसके बाद छात्रों के पास गए कि हमने इसके विरोध में वोटिंग किया है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये प्रस्ताव जाएगा और उस पर उनके सिग्नेचर होंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। जिसके बाद वहाँ का छात्र शांत हुआ। ऐसे में देखना मतलब चाहिए लोगों को, वहाँ सरकारी जो नौकरी हैं, सरकारी जो नौकर हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी भारी भरकम वेतन दिया जा रहा था। वेतन के साथ साथ भारी भरकम भत्ते भी दिए जा रहे थे। अच्छा, ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि उसमें पूर्वी तिमोर में कोई नई आने वाली थी। भारत में भी शबनम आप देखती हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएं हैं कि पूर्व सांसदों को, विधायकों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को पेंशन, आजीवन पेंशन दी जाती है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि उसके बाद भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मामले में अपना जो पेंशन का स्कीम है उसे बदला है। लेकिन सांसदों, विधायकों को भत्ते और पेंशन यहाँ भी मिलता है, लेकिन हम सक्षम है उसे देने में। अब देखिए, भारत का एक उदाहरण ले लीजिए। आज आप एक फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट भी लगभग 350-400 रुपये में, 500 रुपये में पूरा महीने के लिए फ्री करवा लेंगे। लेकिन आज भी भारत में 50,000 रुपये फ़ोन के नाम के, टेलीकॉम के नाम के मिलते हैं, जिससे कि सांसद, विधायक अपना ये काम कर सके। लेकिन अभिषेक, उसके लिए क्राइटेरिया होता है। अगर हमारा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, हमारे देश में बहुत सारी परेशानी युवाओं को हो रही है, या फिर रोजगार नहीं है, तो उसमें सरकार क्राइटेरिया देखेगी कि पहले देश है, उसके बाद ये पेंशन और बाकी की चीजें, सुविधाएं दी जाए। क्योंकि एक तरीके का सुविधा तो उन्हें मिलती है, सारी बंगले भी मिलते हैं, रहने खाने का सारा मतलब सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है, और एक सैलरी, जब आप पद पर होते हैं सैलरी भी आपको मिलती है। तो ऐसे में जो देश पहले से ही गर्द में है और सरकार सारी सुविधाएं पूर्व सांसदों, मंत्रियों या अपने जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको दे रही है, तो जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन तो होगा ही होगा। बिल्कुल। और भारत से जो नाते की आपने बात की, अगस्त 2024 की बात है, जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश के दौरे पर गई थी, और वो भारत की पहली राष्ट्रपति थी जो इस देश के दौरे पर गई थी। बात अगर करें कि यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में किस तरीके से इसको स्थापित, इसकी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाए इस देश को, उसके लिए भी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर 20 मई 2002 को ही ये स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। उसमें भी भारत के जो अधिकारी थे, कमलेश शर्मा और अतुल खरे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहाँ जाना भारत से रिश्ता तो दिखाता ही है, साथ में अपने नाम भी इस देश का शायद कभी पहले नहीं सुना होगा, लेकिन दक्षिण एशिया का ही देश है। दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये देश आता है, और जिस तरीके से एक बवाल मचा हुआ है दक्षिण एशिया के देशों में, तख्ता पलट की कोशिशें लगातार हो रही हैं और वो सफल भी हो रही हैं। देखिए, अगर आप शुरुआत देखेंगे तो मालदीव से इसकी शुरुआत होती है, फिर श्रीलंका आता है, फिर बांग्लादेश आता है, नहीं पाकिस्तान आता है, फिर बांग्लादेश आता है, और अब नेपाल आता है। और भारत में भी, भारत के लद्दाख में भी भले एक छोटी सी भीड़ ने, 5000 की मॉब ने सरकारी, माफ कीजिएगा, सरकारी गाड़ी मतलब सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई और बीजेपी का कार्यालय फूंका। जबकि कल मैं लद्दाख के एक व्यक्ति से बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे बताया कि 2014 के बाद से लद्दाख का जीवन बदला है। लद्दाख में आप जानकर हैरान होंगे कि महज लगभग 3 लाख की आबादी लद्दाख में रहती है। बौद्ध धर्म को वो मानते हैं। कारगिल का जो क्षेत्र है वहाँ मात्र 1.5 लाख की आबादी है। शिया मुसलमान वहाँ रहते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ सुन्नी मुसलमान रहते हैं। इसीलिए शिया सुन्नी का विवाद ना हो, वो अलग करने के लिए लद्दाख को एक अलग टेरिटरी बनाया गया और बौद्ध धर्म के लोग भी अलग रहे। वहाँ 2014 से पहले बिजली, सड़क, पानी तक लोगों को सही तरीके से नहीं मिलता था, लेकिन आज जब मिल रहा है, आज जब वहाँ व्यापार जा रहा है, जब टाटा और अडानी जैसे जो ग्रुप हैं वहाँ सौर ऊर्जा के प्लांट लगा रहे हैं, तब इन लोगों को क्या समझ में आया कि हमें एक वो तो बनना ही है, पूर्ण राज्य का दर्जा तो चाहिए ही। संविधान की 6ठी अनुसूची में भी हमें दर्ज करिए। अब संविधान के 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है? देखिए, इस देश में 4 राज्य ऐसे हैं जो संविधान की अनुसूची में डाले गए हैं। उसमें असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। और ऐसा नहीं है कि पूरा असम आपने संविधान की 6ठी अनुसूची में डाल दिया। देखिए शबनम, आप भी जानते हैं कि इस देश में बहुत सारी ट्राइबल जातीय जनजातियां हैं।
और वो लोग मतलब देश के विकास से, कहीं की मॉडर्नाइजेशन में पूरी तरीके से कटे हुए हैं। वो लोग उसी तरीके से पहाड़ की, वनस्पतियों की, नेचर की पूजा करते हैं और वो जंगल में ही रहते हैं। सरकार ने एक अनुसूचित, 6ठी अनुसूचित संविधान की बनाई हुई है जिसमें उन्हें रखा गया है और उसमें रखकर ये फायदा उन लोगों को दिया है कि वो जो बॉडी है, लोकल बॉडी जो वहाँ है, जितने भी वो लोग रहते हैं 10,000 20,000, वहाँ वो अपनी ही एक बॉडी गवर्न करेंगे, उनमें से ही चुने जाएंगे लोग और वही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। कल को अगर उस इलाके में कोई प्राकृतिक संसाधन भी मिलते हैं तो सरकार को भी उनसे परमिशन लेनी होगी। अब लद्दाख देखिए, वो चतुराई से ये जो सोनम वांगचुक हैं या जो और जो लोग हैं, बड़ी चतुराई से 6ठी अनुसूची में डालना चाहते हैं। एक तो जब वहाँ व्यापार लगेगा, जब वहाँ बड़े बड़े व्यापारी जाएंगे, तो अगर 6ठी अनुसूची में पूरा लद्दाख शामिल हो जाता है तो उन लोगों को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार को परमिशन लेनी पड़ेगी। और लद्दाख एक ऐसा इलाका है, देखिए वो एक रेगिस्तान है। जिस तरीके से राजस्थान गर्म रेगिस्तान है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। इन लोगों का तर्क ये है कि हमारे जो मवेशी चरते हैं पहाड़ों पर, वनस्पति जो चरते हैं, उन्हें नहीं चर पाएंगे। भैया, जिस इलाके में बर्फ पड़ती है, जिस पहाड़ पर बर्फ पड़ती है, उस इलाके उस पर आप वनस्पति कैसे उगाएंगे? वो एक प्लेन पहाड़ है। ये चाहते हैं कि इनकी भी सहभागिता, इनकी भी उपयोगिता वहाँ ली जाए। कुल मिलाकर सारा मामला पैसे का है, सारा मामला पैसे का है। और ये भी पूरी तरीके से प्रायोजित किया गया, देखा गया कि जो श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश में हुआ, क्या वो भारत में हो सकता है? ये एक ट्राई था, ये एक कहें कि उसे आप क्या कहेंगे। खैर, वक्त रहते ही मोदी सरकार ने उस पर कंट्रोल कर लिया है। कोशिश थी करने की। गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए। सोनम वांगचुक को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। हालांकि मोदी सरकार पूरी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। भारत में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सरकार हर एक छोटी अफवाह पर, हर एक छोटी एक्टिविटी पर नजर गड़ाए रखती है और एक्शन भी लेती है। लेकिन अब बात पूर्वी तिमार की कर लेते हैं, तो वहां पर जो जेनजी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ बवाल हो रहा है। हालांकि जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे अब रद्द करने की तैयारी पूरी हो चुकी है ताकि जेनजी शांत हो सके और वहां तख्ता पलट की नौबत ना आए। अब देखना होगा वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।